प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, भाग 1, अध्याय 2, मस्तिष्क की इच्छा। हॉपकिंस द्वारा दी गई पेप्सोडेंट की आदत के फंदे की संकल्पना। यह विज्ञापन मुहिम शुरू होने के बाद पहला सप्ताह बीत गया, पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर दूसरे सप्ताह में भी ग्राहकों की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, पर जैसे ही तीसरा सप्ताह आया, पेप्सोडेंट की मांग आसमान छूने लगी। मांग इतनी ज्यादा थी कि कंपनी के लिए समय पर आपूर्ति कर पाना संभव नहीं हो रहा था। अगले 3 सालों में पेप्सोडेंट अंतर्राष्ट्रीय रूप से मशहूर हो गया और हॉपकिंस अंग्रेजी के अलावा स्पेनिश, जर्मन तथा चीनी भाषा में भी इसके विज्ञापन बनाने लगे। 1 दशक के भीतर ही पेप्सोडेंट दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों की सूची में शामिल हो गया। अमेरिका में तो यह अगले 3 दशकों तक सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद के रूप में सामने आया। पेप्सोडेंट के बाजार में आने से पहले अमेरिका में केवल 7% लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते थे, और वह भी दवा के रूप में। हॉपकिंस द्वारा देश भर में चलाई गई विज्ञापन मुहिम के बाद यह संख्या बढ़कर 65% हो गई। दूसरे महायुद्ध में नए सैनिकों की भर्ती करते समय सेना के अधिकारियों के लिए दांतों के स्वास्थ्य का मुद्दा चिंता का विषय नहीं रहा, क्योंकि अब अधिकतर सैनिक रोजाना अपने दांत साफ करते थे। पेप्सोडेंट के बाजार में आने के कुछ साल बाद हॉपकिंस ने लिखा, मैंने पेप्सोडेंट से लाखों डॉलर कमाए और मेरी इस सफलता का रहस्य यह था कि मैंने इंसानी मनोविज्ञान के बारे में सही चीज सीख ली थी। यह मनोविज्ञान 2 सहज नियमों पर आधारित था। पहला, एक सहज और स्पष्ट इशारा ढूंढो। दूसरा, इनाम की स्पष्ट व्याख्या करो। हॉपकिंस को विश्वास था कि अगर ये 2 चीजें सही ढंग से की जाएं, तो जादुई परिणाम मिल सकते हैं। पेप्सोडेंट का उदाहरण लें तो हॉपकिंस ने इसके विज्ञापनों में दांतों पर जमे आवरण के तौर पर एक सहज और स्पष्ट इशारा दिया था। वहीं इनाम भी बिल्कुल स्पष्ट था, सुंदर दांत। इस तरह यह लाखों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। आज भी हॉपकिंस के ये नियम मार्केटिंग की किताबों और लाखों विज्ञापन मुहिमों की बुनियाद हैं। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर अन्य हजारों आदतें विकसित की गई हैं, और आमतौर पर अधिकतर मामलों में लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि हॉपकिंस के नियम उन्हें कितनी गहराई तक प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग नियमित व्यायाम करने की आदत सफलतापूर्वक विकसित कर चुके थे, उनका अध्ययन करने पर पाया गया कि लोग व्यायाम को दिनचर्या बनाने में तब सफल होते हैं जब वह एक स्पष्ट इशारे और इनाम का चुनाव कर लेते हैं। यह इशारा कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑफिस से घर आने के बाद फौरन दौड़ने निकल जाना। इसी तरह इनाम भी कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बियर पीना या सारी फिक्र छोड़कर कुछ देर टीवी देखते हुए मनोरंजन करना। संतुलित आहार पर हुए शोधों से पता चला है कि पूर्व निर्धारित इशारे जैसे खाने का मेन्यू पहले से तय करना और उद्देश्य पूरा होने पर सहज इनाम मिलना आहार की नई आदतें विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। हॉपकिंस लिखते हैं, अब वह समय आ गया है जब विज्ञापन निर्माण कुछ विशेष लोगों के हाथों में होने से विज्ञान के स्तर पर पहुंच रहा है। एक दौर था जब विज्ञापन बनाना किसी जुए से कम नहीं था, पर अब यह एक सुरक्षित व्यापार बन चुका है। यह सचमुच गौरव की बात है, लेकिन आखिरकार यह बात सामने आई कि हॉपकिंस द्वारा बनाए गए 2 नियम काफी नहीं हैं। एक तीसरा नियम भी है, जिसके बिना लोगों के अंदर आदत विकसित करना संभव नहीं है। यह इतना सूक्ष्म नियम है कि हॉपकिंस भी इस नियम पर निर्भर थे, बस उन्हें इसका पता नहीं था। यह नियम इस बात की व्याख्या करता है कि हमारे लिए मिठाई के डिब्बे को अनदेखा करना मुश्किल क्यों होता है, और हर रोज सुबह सुबह दौड़ने जाना एक नियमित आदत कैसे बन सकता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के वैज्ञानिक और मार्केटिंग अधिकारी एक बिना खिड़कियों वाले छोटे कमरे में रखी एक पुरानी मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। वे सब एक ऐसी औरत के इंटरव्यू की प्रतिलिपि पढ़ रहे थे जिनके पास 9 बिल्लियां थीं। फिर उसमें से एक ने वह बात कह दी जो सबके दिमाग में घूम रही थी, अगर हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। महिला ने पूछा, गार्ड को बुलाकर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा या पहले हमें चेतावनी दी जाएगी। डेक स्टिम्सन, जो एक समय पर कंपनी का उभरता सितारा था, उसने इस सहकर्मी को देखा। पता नहीं क्या होगा, स्टिम्सन ने कहा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में थकान स्पष्ट नजर आ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। मुझे तो बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट को चलाना
पदोन्नति के बराबर है, उसने अपनी सहकर्मी को जवाब दिया। यह सन 1996 की बात है। क्लाउड हॉपकिंस के दावों के बावजूद उस पुरानी मेज के इर्द गिर्द बैठे इस समूह को अब समझ में आने लगा था कि किसी चीज को बेचने की प्रक्रिया कितनी अवैज्ञानिक हो सकती है। वे सब जिस कंपनी के लिए काम करते थे वह उपभोक्ता सामान की विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। प्रिंगल्स चिप्स, ऑयल ऑफ ओले, बाउंटी पेपर टॉवल्स, कवर गर्ल कॉस्मेटिक्स, डॉन डॉनी और ट्यूरासेल जैसे दर्जनों ब्रांड इसी कंपनी के थे। P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की विज्ञापन मुहिम जटिल सांख्यिकीय पद्धतियों पर आधारित होती थी। इसके लिए P&G इतना अधिक डाटा इकट्ठा करती थी जितना विश्व में शायद ही कोई अन्य कंपनी करती हो। चीज़ों को बाजार में कैसे बेचा जाए, इसका उपाय ढूंढने में इस कंपनी को महारत हासिल थी। अगर सिर्फ कपड़ों की धुलाई के बाजार की बात करें तो अमेरिका में कपड़े धोने वाली हर दूसरी लॉन्ड्री में P&G कंपनी के ही उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता था। P&G का मुनाफा हर साल $35 बिलियन से भी ज़्यादा था। अब P&G बाजार में एक नया उत्पाद लाने वाला था जिससे सभी को बड़े मुनाफे की उम्मीद थी। स्टमसन और उसकी टीम को इसी उत्पाद के लिए विज्ञापन मुहिम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर वे नाकामी के कगार पर थे। दरअसल कंपनी ने लाखों डॉलर खर्च करके एक ऐसा स्प्रे बनाया था जो लगभग हर प्रकार के कपड़ों की बदबू मिटा सकता था, पर इसे ग्राहकों को कैसे बेचा जाए, यह बात बिना खिड़कियों वाले उस छोटे से कमरे में बैठे इन शोधकर्ताओं को समझ में नहीं आ रही थी। इस स्प्रे का निर्माण लगभग 3 साल पहले हुआ, जब P&G का एक केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में हाइड्रोक्सीप्रोपिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रन या HPBCD नामक पदार्थ पर काम कर रहा था। चूँकि यह केमिस्ट रसायन शास्त्री धूम्रपान भी करता था, इसलिए उसे उसके कपड़ों से हमेशा सिगरेट की बदबू आती रहती थी। एक दिन वह प्रयोगशाला में HPBCD का उपयोग करके घर लौटा। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया? उसकी पत्नी ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी पत्नी सालों से उसकी धूम्रपान की आदत छुड़ाना चाहती थी। पत्नी का सवाल सुनकर केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री को संदेह हुआ कि कहीं वह उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी यानी विपरीत मनोविज्ञान की चाल तो नहीं चल रही है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बदबू नहीं आ रही है, उसकी पत्नी ने कहा। यह सुनने के बाद अगले ही दिन से उस केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री ने प्रयोगशाला में HPBCD और विभिन्न गंधों के नमूने लेकर प्रयोग करने शुरू कर दिए। जल्द ही उसके पास भीगे कुत्ते की, सिगरेट की, पसीने से भरे मोजों की, चाइनीज खाने की, सीलनदार कमीज और मैले तौलियों के नमूनों की 100 से भी अधिक शीशियाँ थीं। जब उसने HPBCD को पानी में मिलाकर बदबूदार कपड़ों को इन नमूनों पर छिड़का तो उसकी बदबू इस रसायन के अणुओं की ओर आकर्षित होने लगी। जब इस रासायनिक प्रक्रिया से बना कोहरा छटा तो कपड़ों की बदबू जा चुकी थी। उस केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री ने जब P&G के अधिकारियों को अपनी इस शोध के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए। दरअसल पिछले कुछ सालों में बाजार और ग्राहकों पर कई सर्वेक्षण किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के परिणामों से यह स्पष्ट हो चुका था कि अब ग्राहक कोई ऐसा उत्पाद चाहते हैं जिससे कपड़े की बदबू छिपाने के बजाय पूरी तरह समाप्त हो जाए। शोधकर्ताओं के एक समूह ने ग्राहकों का इंटरव्यू लेने पर पाया कि रात में शराब खाने या किसी पार्टियों में जाने वाले अधिकतर लोग अगले दिन सुबह अपने उन कपड़ों को धूप में रख देते थे जिन्हें पहनकर वे वहां गए थे। एक महिला बताती है कि मेरे कपड़ों से अक्सर सिगरेट की बदबू आने लगती है, पर मैं हर बार किसी पार्टी से लौटने के बाद अपने कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग का खर्चा नहीं उठाना चाहती। P&G ने मौके का फ़ायदा उठाया और एक गोपनीय परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य था HPBCD को एक व्यवहारिक उत्पाद के रूप में विकसित करना जिसे बाजार में बेचा जा सके। कंपनी ने लाखों रुपए खर्च करके एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ बनाया जो लगभग हर तरह की बदबू को पूरी तरह नष्ट कर सकता था।
इस स्प्रे को बनाने के लिए जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया वे इतने उच्च स्तर की थी कि बाद में अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी नासा ने अंतरिक्ष से लौटे अपने यानों की सफाई में इसी का उपयोग किया। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस स्प्रे की लागत बहुत कम थी और इसे किसी भी चीज़ पर डालने पर यह कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ता था। यह स्प्रे बदबूदार फर्नीचर से लेकर पुराने कपड़ों और कार के अंदर तक की बदबू को समाप्त करने में सक्षम था। कंपनी के लिए यह परियोजना एक बड़ा दांव खेलने जैसी थी, पर बाजार के लिहाज से व्यवहारिक उत्पाद बनाने में सफलता हासिल करने के बाद अब P&G इससे अरबों डॉलर कमाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब अगर उन्हें ज़रूरत थी तो केवल एक अच्छी व प्रभावशाली विज्ञापन मुहिम की। P&G ने अपने इस स्प्रे का नाम रखा फेब्रिज। जो समूह इसकी विज्ञापन मुहिम चलाने वाला था उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्टीमसन को दी गई, जो उस समय मात्र 31 साल के थे। स्टीमसन विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और उन्हें गणित व विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। स्टीमसन कद में ऊंचे और दिखने में सुंदर थे। उनकी आवाज़ में विनम्रता और बातों में दृढ़ता थी। वे अच्छे खाने के भी बड़े शौकीन थे। एक बार उन्होंने अपने एक सहकर्मी से कहा था कि मैकडॉनल्ड्स में खाने से बेहतर होगा कि मेरे बच्चे चरस पिएं। P&G में नौकरी करने से पहले वे करीब 5 सालों तक वॉल स्ट्रीट में सक्रिय थे और सही शेयर चुनने के लिए एक गणित आधारित मॉडल विकसित कर रहे थे। इसके बाद वे अमेरिका के सिंसिनाटी शहर आ गए। P&G का मुख्यालय भी सिंसिनाटी में ही स्थित था। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यवसायों में अपनी सेवाएं दी, जैसे बाउंस फैब्रिक शॉर्टनर और डॉनी डॉयर सीट्स वगैरह पर। फेब्रिज इन सबसे बिल्कुल अलग था, पर यह एक ऐसी श्रेणी का उत्पाद था जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। स्टीमसन को बस यह पता लगाना था कि फेब्रिज को एक आदत में कैसे तब्दील किया जाए। बस इसके बाद वह चुटकियों में बिकने लगता। सतही तौर पर देखा जाए तो यह काम बहुत मुश्किल भी नहीं था। स्टीमसन और उनके सहकर्मियों ने जांच के लिए कुछ नमूने बाजार में उतारने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के फिनिक्स, सॉल्ट लेक सिटी और बोइज नामक शहरों का चुनाव किया। उन्होंने इन तीनों शहरों में जाकर लोगों को फेब्रिज के मुफ्त नमूने बांटे और साथ ही इन मुफ्त नमूनों की उपयोगिता परखने के लिए उन लोगों से उनके घर आने की अनुमति भी ले ली। अगले 2 महीनों में स्टीमसन और उनके साथी 100 से भी अधिक लोगों के घर गए। उन्हें अपने उत्पाद का असली प्रभाव पहली बार तब देखने को मिला जब वे एक महिला के घर पहुंचे। यह 27 वर्षीय महिला एक पार्क रेंजर यानी विशाल पार्क की निगरानी करने वाला का काम करती थी और अकेले रहती थी। पार्क रेंजर के तौर पर उसका काम था रेगिस्तान के बाहर निकल आए जानवरों को पकड़ना। इन जानवरों में भेड़िए, रकून और कभी कभी तो पहाड़ी तेंदुए तक शामिल होते थे, पर वहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में स्कंक नामक जानवर पाया जाता था, जो पकड़े जाने पर अक्सर पार्क रेंजरों पर पेशाब कर देता था। जब स्टीमसन और उनके सहकर्मी इस पार्क रेंजर महिला के घर गए तो उसने उन्हें अपनी कहानी बताई। मैं अविवाहित हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई जीवन साथी हो जिसके साथ मैं घर बसा सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक भरा पूरा परिवार हो। इसके लिए मैं अक्सर डेट्स पर जाती रहती हूँ और मेरा मानना है कि मैं आकर्षक और समझदार दोनों हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में इतनी खूबियाँ तो हैं ही कि मैं लोगों को पसंद आ सकूं। इसके बावजूद जीवन साथी के मामले में उसे आज तक निराशा ही हाथ लगी थी। उस महिला के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जीवन की हर चीज से स्कंक नामक जानवर की बू आती थी। उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, जूते, घर के पर्दे, बिस्तर और यहाँ तक कि उसके हाथ से भी स्कंक की बदबू आती थी। इससे निपटने के लिए वह कई तरीके अपनाकर देख चुकी थी। उसने कई अलग अलग तरह के साबुन और शैम्पुओं का इस्तेमाल किया, सुगंधित मोमबत्तियां खरीदी, घर का कालीन साफ करने के लिए महंगी मशीनें खरीदी, पर इतना कुछ करने के बाद भी उसे स्कंक की बदबू से छुटकारा नहीं मिला। उसने बताया कि जब भी मैं किसी के साथ डेट पर जाती हूँ और उस समय अगर मेरी किसी भी चीज़ से स्कंक की जरा सी भी बू आ जाए तो फिर मेरा पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है। मैं सोचने लगती हूँ कि जो इंसान मेरे साथ बैठा है क्या उसे भी ये बू आ रही होगी। अगर मैं उसे अपने घर ले जाऊं और वह इस बू से परेशान होकर वापस चला गया तो। पिछले साल मैं एक लड़के के साथ 4 बार डेट पर गई।
वह लड़का मुझे काफ़ी पसंद था, इसलिए मैंने काफ़ी लंबे समय तक उसे अपने घर नहीं बुलाया। फिर आखिरकार एक दिन वह मेरे घर आया। मुझे लगा कि उसे मेरे घर पर आकर खुशी होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने कहा कि वह मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। हालांकि उसने यह सब बड़ी विनम्रता से कहा, लेकिन आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या उसने वह निर्णय स्कंक की बदबू आने के कारण लिया था। मुझे खुशी है कि आपको फेब्रिज इस्तेमाल करने का मौका मिला। क्या आपको फेब्रिज पसंद आया? स्टीमसन ने उस महिला से पूछा। स्टीमसन का सवाल सुनते ही वह महिला भावुक होकर रो पड़ी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस स्प्रे ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी, वह भावुक होकर बताने लगी। वह महिला 2 महीनों पहले फेब्रिज का नमूना घर ले आई थी। उसने घर के पर्दों, कालीन, बिस्तर, सोफे और साथ साथ अपने कपड़ों, यूनिफॉर्म और गाड़ी के भीतरी हिस्सों पर भी फेब्रिज छिड़का। पहली बोतल खत्म होने पर वह बाजार से दूसरी बोतल ले आई और बाकी बची चीजों पर भी फेब्रिज छिड़क दिया। उसने स्टीमसन को बताया कि इसके बाद उसने अपने सारे दोस्तों को घर पर बुलाया। किसी को भी स्कंक की बदबू नहीं आई। आखिरकार मुझे उस तकलीफदेह बदबू से छुटकारा मिल गया। यह सब बताते हुए वह भावुक होकर इतना रोई कि स्टीमसन का एक सहकर्मी उसका कंधा सहलाने लगा। उसने स्टीमसन और उनके सहकर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं अब कितना मुक्त महसूस कर रही हूँ। यह स्प्रे वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्टीमसन ने एक गहरी सांस ली। उन्हें वहाँ किसी भी तरह की बू नहीं आई। अब वह समझ चुके थे कि फेब्रिज से उन सबको बहुत मुनाफा होने वाला है। स्टीमसन और उनके सहकर्मी P&G के मुख्यालय लौटे और फेब्रिज की विज्ञापन मुहिम की तैयारी में जुट गए। उन लोगों ने तय किया कि उस पार्क रेंजर महिला को फेब्रिज के उपयोग से जो राहत मिली है, उसी राहत को अपनी विज्ञापन मुहिम की नींव बनाएं। वह चाहते थे कि फेब्रिज के ग्राहक वैसी ही राहत महसूस करें। उन्होंने तय किया कि वे फेब्रिज को लोगों के सामने इस तरह लेकर आएंगे कि लोग इसे शर्मनाक बदबू से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर देखेंगे। वह सब क्लाउड हॉपकिंस द्वारा बताए गए नियमों से परिचित थे। उस समय तक ये नियम व्यापार की शिक्षा देने वाले संस्थानों की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बन चुके थे। स्टीमसन और उनकी टीम फेब्रिज के विज्ञापनों को इतना सरल रखना चाहती थी कि उन्हें हर कोई समझ सके, और इसके लिए जरूरी था एक स्पष्ट इशारा और इनाम ढूंढा जाए, फिर उसी के अनुसार विज्ञापन बनाया जाए। उन्होंने टीवी के लिए 2 विज्ञापन बनाए। पहले विज्ञापन में एक महिला रेस्तरां के धूम्रपान कक्ष के बारे में बात करते हुए दिखाई गई। जब भी वह उस रेस्तरां से खाना खाकर लौटती तो उसके कपड़ों से सिगरेट की बदबू आने लगती। फिर उसकी सहेली उसे बताती है कि फेब्रिज के उपयोग से वह इस बदबू से छुटकारा पा सकती है। इस विज्ञापन का इशारा था सिगरेट की बदबू और इनाम था ग्राहकों के कपड़ों से इस बदबू का हटना। दूसरे विज्ञापन में एक महिला अपने कुत्ते से परेशान थी। उसके कुत्ते का नाम था सोफी। वह हर वक्त सोफे पर बैठे रहता था। विज्ञापन में वह महिला कहती है कि मेरे सोफी की गंध हमेशा सोफी जैसे ही रहेगी, लेकिन फेब्रिज के कारण अब मेरे घर के सोफे की गंध सोफी जैसी नहीं होगी। इसमें इशारा था पालतू जानवरों की गंध, जो अमेरिका में पालतू जानवर रखने वाले लगभग 70 लाख घरों की समस्या थी, जबकि इनाम था ऐसा घर जो पालतू जानवरों की गंध से मुक्त हो। स्टीमसन और उनके सहकर्मियों ने जिन शहरों में फेब्रिज के मुक्त नमूने बांटकर जांच पड़ताल की थी, उन्हीं शहरों में सन 1996 में ये दोनों विज्ञापन प्रदर्शित किए गए। उन्होंने नमूने बांटे, लेटर बॉक्स में विज्ञापन के पर्चे डाले और विक्रेताओं को कैश रजिस्टर के ठीक बगल में फेब्रिज की बोतलों का पहाड़ खड़ा करने के लिए अलग से पैसे भी दिए। इसके बाद वे आराम से यह सोचने लगे कि फेब्रिज में होने वाले मुनाफे को वो कैसे खर्च करेंगे। पहला सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा सप्ताह बीता और फिर तीसरा। देखते देखते 2 महीने बीत गए, पर स्टीमसन और उनके सहकर्मियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। शुरुआती दौर में फेब्रिज की जितनी बिक्री हुई थी, 2 महीने बीतने के बाद वह बिक्री और कम हो गई थी। कंपनी के अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने इसका कारण जानने के लिए अपने शोधकर्ताओं को बाजार भेजा। दुकानों में फेब्रिज की बोतलें जस की तस रखी थीं। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। फिर वे उन महिलाओं से मिलने गए जिन्हें मुफ्त नमूने दिए गए थे। P&G के शोधकर्ता अनेक महिलाओं से उनके घर जाकर मिले। उसमें से एक ने कहा, अरे हाँ, वह स्प्रे मुझे याद है, रुकिए मैं देखती हूँ।
फिर वह महिला अपने रसोई घर में गई और रसोई के सिंक के नीचे की अलमारी से सामान हटाने लगी। फिर वह खड़ी हुई और कहने लगी कि मैंने कुछ दिनों तक उस स्प्रे का उपयोग किया, पर फिर मैं उसके बारे में एकदम भूल ही गई। शायद वह ऊपर की अलमारी में रखा होगा। उसने साफ सफाई के सामान वाली अलमारी खोली जहाँ कुछ झाड़ू रखे हुए थे। उसने उन झाड़ुओं को हटाकर देखा, ये रहा, मिल गया। यहाँ इन झाड़ुओं के पीछे रखा हुआ था। ये अब भी लगभग पूरा भरा हुआ है। क्या आपको यह वापस चाहिए? फेवरेज नाकाम हो चुका था। स्टीमसन के लिए यह एक बड़ी मुसीबत थी। दूसरे विभागों के प्रतिस्पर्धी अधिकारियों को स्टीमसन की हार में अपने लिए एक मौका नजर आने लगा। स्टीमसन ने यह भी सुना कि उनके प्रतिस्पर्धी फेब्रिज को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं ताकि स्टीमसन को निकी क्लॉक कंपनी के बालों की देखरेख संबंधी उत्पादों पर फिर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़े। उत्पादों की दुनिया में निकी क्लॉक कंपनी के बालों की देखरेख संबंधी उत्पादों पर काम करना कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधिकारी को काम करने के लिए साइबेरिया के सूने बर्फीले मैदानों में भेजना। P&G के प्रभागीय अध्यक्ष ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर सवाल उठाना शुरू कर दें, इससे पहले उन्हें फेब्रिज से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह सुनते ही स्टीमसन के बॉस खड़े हुए और निवेदन करते हुए बोले, फेब्रिज की किस्मत अभी भी पलटी जा सकती है। बस एक बार हमें PhD शोधकर्ताओं की सलाह लेने दीजिए, आखिर पता तो चले कि समस्या क्या है। दरअसल हाल ही में P&G ने स्टैनफोर्ड और कार्नेगी मेलन वगैरह से उन वैज्ञानिकों को कंपनी में भर्ती किया था जो ग्राहक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रभागीय अध्यक्ष ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और फेब्रिज को थोड़ा और समय देने के लिए मान गए। इस प्रकार स्टीमसन के समूह में नए शोधकर्ताओं का एक समूह शामिल हो गया। अब वे सब अपेक्षाकृत अधिक ग्राहकों से बातचीत करने लगे ताकि यह समझा जा सके कि फेब्रिज में कहाँ गड़बड़ी हो रही थी। ग्राहकों से बातचीत करने के सिलसिले में वह फिनिक्स के बाहरी इलाके में रहने वाली एक महिला के घर गए। यहाँ उन्हें पहली बार फेब्रिज की असफलता का कारण समझ में आया। उसके घर में प्रवेश करने से पहले ही स्टीमसन और उनके सहकर्मियों को उस महिला की 9 पालतू बिल्लियों की बदबू आने लगी और उसके घर के भीतर सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित नजर आ रहा था। वह महिला रोजाना साफ सफाई करती थी और तेज हवाओं के कारण बाहर की धूल उड़कर अंदर न आ जाए, इसके लिए वह घर की खिड़कियां भी नहीं खोलती थी। स्टीमसन और उनकी टीम के वैज्ञानिक घर के अंदर पहुंचे जहां सारी बिल्लियां सामने वाले कमरे में ही रहती थी। इस एक कमरे में बिल्लियों की बदबू इतनी तेज थी कि स्टीमसन के एक सहकर्मी का तो दम घुटने लगा। उनकी टीम के एक वैज्ञानिक ने उस महिला से पूछा कि आप बिल्लियों की बदबू से निपटने के लिए क्या करती हैं? यह बदबू ऐसी समस्या नहीं है जो अक्सर होती हो, उस महिला ने जवाब दिया। आपको कब लगता है कि यह बदबू समस्या बनती जा रही है? महीने में एक आध बार। शोधकर्ता एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक अन्य वैज्ञानिक ने पूछा, क्या इस वक्त आपको बिल्लियों की बदबू आ रही है? नहीं, उस महिला ने जवाब दिया। इसके बाद शोधकर्ता ऐसे कई घरों में गए जहां पालतू जानवरों की बदबू बहुत तेज थी। इन सभी घरों में शोधकर्ताओं का अनुभव एक जैसा रहा। आमतौर पर जो बदबू रोजाना आती है वहां रहने वालों को उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। 9 बिल्लियों के साथ रहने के कारण वह महिला बिल्लियों की बदबू के प्रति असंवेदनशील हो गई थी। इसी तरह धूम्रपान से भी इंसान के सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है और यही कारण है कि नियमित धूम्रपान करने वालों को उसकी बदबू आना बंद हो जाती है। गंध किसी भी प्रकार की हो, उसकी एक विचित्र विशेषता होती है कि भले ही वह कितनी भी तीव्र हो, पर निरंतर आने के कारण उसकी तीव्रता कम महसूस होने लगती है। तो अब जाकर स्टीमसन को समझ में आ गया कि लोग फेब्रिज का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोग वह इशारा देख ही नहीं पा रहे थे जिससे उनके अंदर फेब्रिज खरीदने और उपयोग करने की आदत विकसित हो। आमतौर पर लोग अपने आसपास की बदबू के बारे में जान ही नहीं पाते थे, इसलिए यह इशारा उनके अंदर आदत विकसित करने में असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप फेब्रिज लोगों की अलमारी के सबसे पिछले कोने में पड़ा रहता था और लोग उसे भूल जाते थे। कुल मिलाकर जिन घरों के परिवार के लोगों को फेब्रिज की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी वह इससे पूरी तरह अनजान थे। स्टीमसन और उनके सहकर्मी कंपनी के मुख्यालय लौटे
वे 9 बिल्लियों वाली महिला से हुई बातचीत की एक लिखित प्रतिलिपि लेकर उस बिना खिड़कियों वाले कमरे में जमा हुए। उनमें से एक मनोविज्ञानी ने पूछा कि अगर उन्हें नौकरी से निकाला गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। यह सुनकर स्टीमसन अपना सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि यदि वे 9 बिल्लियों वाली उस महिला को फेब्रिज बेचने में कामयाब नहीं हुए हैं तो भला किसी और को इसे खरीदने के लिए कैसे राजी करेंगे। अगर ऐसा कोई इशारा ही ना हो जिससे फेब्रिज के इस्तेमाल की आदत विकसित की जा सके, तो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसे ही इसके इस्तेमाल से इनाम मिलने का एहसास ना हो तो भला ग्राहकों में नई आदत कैसे विकसित होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रोफेसर वेल्फ्रम सुल्ज के प्रयोगशाला अक्सर इतनी गंदी और अस्त व्यस्त रहती थी कि उनके सहकर्मी उनकी मेज को ब्लैक होल कहते थे, जिसमें कोई भी दस्तावेज हमेशा के लिए गुम हो सकता है। वह इसे ऐसी जगह मानते थे जहां तरह तरह के सूक्ष्म जीव सालों तक बिना किसी बाधा के बढ़ सकते हैं। कभी कभार अगर गलती से सुल्ज को सफाई करने का मन भी हो जाए तो वे साबुन या स्प्रे वगैरह का उपयोग नहीं करते थे। वे तो बस पेपर टॉवल को पानी में भिगोकर मेज पर रगड़ देते थे। उनका ध्यान इस बात पर कभी जाता ही नहीं था कि उनके कपड़े से सिगरेट की या उनकी पालतू बिल्ली की बदबू आ रही है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए भी हो क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी। इसके बावजूद पिछले 20 सालों में सुल्ज ने क्रांतिकारी प्रयोग किए थे। इशारे, इनाम और आदतें कैसे काम करती हैं, यह जानने की प्रक्रिया में सुल्ज के प्रयोग विशेष महत्व रखते हैं। सुल्ज ने ही हमें बताया कि कुछ विशेष इशारे और इनाम अधिक प्रभावी क्यों होते हैं। पेप्सोडेंट की वैश्विक सफलता के पीछे क्या कारण था, यह भी सुल्ज ने ही स्पष्ट किया। इसके साथ ही उनके प्रयोग से यह भी समझ में आता है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने व्यायाम और खाने पीने की आदतों में बदलाव ले आते हैं। वे सुल्ज ही थे जिन्होंने फेब्रिज को बेचने का तरीका बताया। सन 1980 में सुल्ज बंदरों के दिमाग का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के एक समूह के सदस्य थे। इन बंदरों को लीवर खींचने और हुक खोलने जैसी कुछ विशेष क्रियाएं सिखाई गई और इन क्रियाओं के दौरान उनके दिमाग की जांच की गई। इन वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह जानना था कि जब हम नई क्रियाएं करते हैं तो इसके लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। सुल्ज का जन्म जर्मनी में हुआ था। अंग्रेजी में बात करते समय उनकी आवाज़ मशहूर हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी लगती थी। सुल्ज के अनुसार एक दिन मेरा ध्यान एक अनोखी चीज़ की ओर गया। हम जिन बंदरों पर प्रयोग कर रहे थे उनमें से कुछ को सेब का रस पसंद था और कुछ को अंगूर का। इससे मेरे अंदर विचार उठा कि आखिर इन बंदरों के इस चुनाव के दौरान उनके दिमाग में क्या चलता होगा और अलग अलग इनाम उनके दिमाग पर अलग अलग प्रभाव क्यों डालते हैं। अनेकों प्रयोग करने के बाद आखिरकार सुल्ज ने यह पता लगा लिया कि इनाम न्यूरोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करते हैं। सन 1990 में तकनीकी विकास के साथ ही सुल्ज के पास वह यंत्र भी आ गए जिसका उपयोग MIT के शोधकर्ता करते थे, लेकिन प्रयोग के लिए सुल्ज की दिलचस्पी चूहों के बजाय बंदरों में थी। उनके एक बंदर का नाम जूलियो था और वह मकाक प्रजाति का था। उसकी आंखें बादामी और वजन 8 पाउंड था। उसके दिमाग में एक बहुत ही पतला इलेक्ट्रोड यानी बिजली का तार डाल दिया गया, जिसकी मदद से सुल्ज उसकी न्यूरोनल यानी तंत्रिका संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते थे। एक दिन सुल्ज जूलियो को एक ऐसे कमरे में ले गए जहां रोशनी कम थी। वहां उन्होंने जूलियो को कुर्सी पर बिठा दिया। जूलियो के सामने एक कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीनिंग पर जूलियो को पीली, लाल या नीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई गईं। यहाँ जूलियो को प्रशिक्षण दिया गया कि ये रंगीन रेखाएं देखते ही वह अपने सामने मौजूद लीवर को खींच दे। कमरे की छत से एक नली लटकाई गई थी जिसका दूसरा सिरा इस बंदर के होठों के पास था। लीवर खींचते ही इस नली से जामुन का रस बहकर आता था। जूलियो को जामुन का रस बहुत पसंद था। प्रयोगशाला के शुरुआती दौर में जूलियो कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना सारा समय कुर्सी से उठने की छटपटाहट में ही खर्च कर दिया।
लेकिन जामुन के रस की पहली खुराक मिलते ही जूलियो ने अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। इस क्रिया को दर्जनों बार दोहराने के बाद जूलियो समझ गया कि कंप्यूटर पर दिखाई जाने वाली रेखाएं दरअसल इशारा हैं और यह इशारा मिलते ही लीवर खींचने की क्रिया करने पर इनाम के रूप में जामुन का रस मिलता है। यह समझ में आते ही जूलियो एकाग्रचित होकर कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने लगा। इसके बाद उसका ध्यान एक पल के लिए भी दूसरी ओर नहीं भटका। स्क्रीनिंग पर पीली रेखा दिखते ही वह लीवर की ओर झपटता था। फिर जैसे ही नीली रेखा स्क्रीनिंग पर आती थी वह लीवर खींच देता और नली से जामुन का रस आने पर उसे बड़े चाव से चाटता रहता। जामुन का रस मिलने पर इनाम के प्रति जूलियो की प्रतिक्रिया। सुल्ज जूलियो के दिमाग में हो रही इन गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि इनमें एक पैटर्न बन रहा है। इनाम मिलते ही जूलियो के दिमाग की गतिविधियों से पता चलता था कि उसे खुशी महसूस हो रही है। इस न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी गतिविधि की प्रतिलिपि यह दर्शा रही थी कि उस समय क्या होता है जब इस बंदर का दिमाग कहता है कि मुझे इनाम मिला है। सुल्ज ने जूलियो के साथ यह प्रयोग कई बार दोहराया और हर बार उसकी न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी गतिविधियां दर्ज की। जूलियो को रस मिलते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई देता था कि उसके दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरा है। न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी दृष्टिकोण से देखें तो धीरे धीरे जूलियो का व्यवहार आदत में तब्दील हो गया था। जूलियो की आदत का फंदा।